आप पॉलिटी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं ना, तभी आपको अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टेड चीज होता है पॉलिटी, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझिए एकदम, कैसे जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब से ऐसा पढ़िए ना कि आप मन में इतना सोचिए कि जब पॉलिटी खत्म होगा ना तो भीम अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को जाके आदमी क्या देगा, इंटरव्यू देगा कि पूछिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग संख्या 5, पॉलिटी का पार्ट 4, भाग 5। कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका जो अनुच्छेद होगा, अब आप बताइए, स्टार्टिंग तो आप बता ही सकते हैं भैया, 51 तक तो पढ़ा ही दिए, 51 को भी पढ़ा दिए, तो कंपलसरी ये शुरू होगा 52 से, और ये ससुरा जाएगा 151 तक। 100 गो अनुच्छेद है इसमें, 100। जितने लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, आँख कान नाक सब खोल के सुन लो। अगर 5 भाग छूट गया, अगर आपने भाग 5 नहीं पढ़ा है यानी यहाँ से, तो आपको पॉलिटी पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जैसे संविधान वालों ने कहा कि संविधान का रीढ़ है अनुच्छेद 19, आत्मा है 32, कुंजी है प्रस्तावना। अजब बड़ा ठीक है बोलता है। हम बोलते हैं हर एक विद्यार्थी के लिए ये अमृत है भाग 5। तो लिख लीजिएगा कि किस भाग को अमृत कहा जाता है, तो भाग 5 अकॉर्डिंग टू खान सर। इसमें यूनियन की चर्चा है, संघ की, यूनियन संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। सीधी सीधी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें देखिए आपका सबसे पहले कौन कौन आएंगे, तो कैटेगरी नंबर 1 आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे, राष्ट्रपति साहब, और इन्हीं के बगल में आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। किसी को दिक्कत नहीं ना, उपराष्ट्रपति। इसी में आ जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस पीएम, 7 गो आज तक रहे। अब इसी में आ जाएंगे आपका कौन सा, अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल है ना, अभी वकील साहब का मामला गरमाया था आपका प्रशांत भूषण वाला में। इसी में आ जाएगा सीएजी, कैग। अभी कैग की रिपोर्ट आई है, कहाँ कहाँ कितना घोटाला हुआ है, यही बता देगा। इसी में आ जाएंगे आपके एमपी लोग जो होते हैं एमपी। अब ये एमपी 2 टाइप के हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अभी हंगामा हो रहा है ना किसान विधेयक को लेके, सब इसी में पढ़ना है। इसी में आ जाएगा आपका संसद, और संसद के 2 सदन हो जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा। अब ये देखिए सब में 3-3 लिख दिए हैं, अरे कोई बात नहीं, नंबरिंग को गोली मारिए। अब इसी में आपका क्या आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी किस में आ जाएगा, इसी में ही आ जाएगा। इसी में आपके प्रस्ताव आ जाएंगे, प्रस्ताव, धन विधेयक प्रस्ताव इसी में। इसी में आपका बजट आ जाएगा। इसी में आपके संसद के प्रश्न काल आ जाएंगे, सब शून्यकाल, प्रश्नकाल, 0 आवर, ये सब आ जाएंगे। यानी अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपका आधा सही हो जाएगा। रीजन समझिए क्या है, जो चीज़ यहाँ है ना सेम इसी का फोटोकॉपी है भाग 6 में, उसका नाम है स्टेट। बस यूनियन की जगह स्टेट कर देना है, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देना है, उपराष्ट्रपति की जगह उपराज्यपाल कर देना है, पीएम के जगह सीएम कर देना है, वॉइस पीएम के जगह वॉइस सीएम करना है। यहाँ अटॉर्नी जनरल है तो वहाँ एडवोकेट जनरल है, वहाँ सीएजी होता ही नहीं है। वहाँ एमपी है तो एमएलए कर देना है। वहाँ यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ विधानसभा विधान परिषद कर देना है। यहाँ पढ़ेंगे संसद, वहाँ पढ़ेंगे विधानमंडल। यहाँ पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पढ़ेंगे हाई कोर्ट। यहाँ भी प्रस्ताव, वहाँ भी बजट, सब चीज़ से में। यानी अगर आपको भाग 5 समझ में नहीं आया ना तो लिख के रख लीजिए, भाग 6 समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि भाग 6 हम पढ़ाएंगे कितना, हम तो यही बता देंगे ना, देखो ये उससे है। क्योंकि जब भी भाग 6 पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि देखो भाग 5 में ये पढ़ाए थे। इसलिए आप अपना नाक कान मुंह जितना जगह से है सब जगह से अलर्ट रहिए। किसमें, भाग 5 में। तो ये हो गया आपका भाग 5। तो जितने लोग हैं पीसीएस वगैरह लेवल की तैयारी करते हैं वो सब लोग को बोल दीजिए कि भाई अब रेडी हो जाएंगे। अनुच्छेद कहाँ से चालू होगा, 52 से। तो इसमें पहले ही चर्चा है राष्ट्रपति की, एकदम शुरुआत करना है राष्ट्रपति से, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, उसके बाद संसद मतलब प्रधानमंत्री वगैरह, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रस्ताव, बजट, बजट के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद सीएजी, खत्म। बस इसके बाद ये होगा। अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति बड़ी झमेला होता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। अभी इससे एक क्वेश्चन हमेशा आएगा आपका, इसमें सबसे बड़ा बुरा फंसिएगा कब, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, वाह अजबे क्वेश्चन होता है।
सुनिए ध्यान से, इसका एक ट्रिक है। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी साथ में बोलिए आप लोग, पकानी कोका दुयो दशम, फटाफट बोलिए साथ में, पकानी कोका दुयो दशम, साथ में 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ये आपको राष्ट्रपति खत्म हो गया, इतने याद रखेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बोलेंगे। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। प्रेसिडेंट कहाँ से शुरू होते हैं? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, अरे 59 ऐसे नहीं ना लिखाएगा, 59 लिखाएगा, 60 और ये 61 हो गया। अनुच्छेद राष्ट्रपति खत्म। 52 से लेके 61 तक इसकी चर्चा राष्ट्रपति का। शॉर्टकट बोलिए, पकानी कोका दुयो दशम। राष्ट्रपति का शॉर्टकट पकानी कोका दुयो दशम, और ऊपर 52 से लिखना चालू कीजिएगा, क्योंकि 51 तक तो पढ़ा दिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 यहाँ तक लिख देंगे, हो गया राष्ट्रपति खत्म। देखिए कैसे, प से होगा राष्ट्रपति साहब का पद। एक के क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया? तो लड़का मार देता है, ब्रिटेन से, अमेरिका से। गड़बड़ा जाता है भैया, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद उसी की तरह है जिस तरह से ब्रिटेन के एक राजा साहब है। बताइए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसको सब पावर है, हमारे राष्ट्रपति को कुछ पावर नहीं है, खाली पहाड़ी पे बैठल है, मोहर मारे खाते, हाँ मोदी जी हो गई, किसान बिल पास। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? हमारे यहाँ ब्रिटेन के समान है। क से होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का हेड है। हिंदुस्तान में जितना काम होगा ना, उसमें आखिरी मोहर किसका रहेगा? राष्ट्रपति का, भले वो करे चाहे ना करे। तो हमारे देश में जितने कार्य होते हैं उसकी जो वास्तविक नियंत्रण होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन औपचारिक एक पेपर के हिसाब से नाम मात्र के लिए सारा का सारा कार्यपालिका किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और न से नियुक्ति, अब पहले इसको एक फुल फॉर्म बता देते हैं। न से निर्वाचन, उसका निर्वाचन यानी इलेक्शन। को से उसका कोटा कितना होना चाहिए। क से कार्यकाल, उसका टेन्योर कितना होना चाहिए? 5 साल का होना चाहिए। दो से दोबारा निर्वाचन हो सकता है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राजेंद्र प्रसाद थे। यो से योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। द से क्या क्या कंडीशन होने चाहिए उसके लिए। स से शपथ, उसका जो ओथ होना चाहिए वो क्या है। म से महाभियोग, महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं, इम्पीच। तो ये शॉर्टकट है इसका, समझ में आ गया। अब इसको पढ़ने में आपको ना कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे भाई। अब आप सोचेंगे सर इतनी तक 1 हफ्ता लगे, बहुत जरूरी है, और इतना पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। शॉर्टकट ट्रिक बोलिए, पकानी कोका दुयो दशम। शॉर्टकट फटाफट बोल बबुआ, अकेले बैठ के पढ़ा करो, नहीं बोलोगे शर्माओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पकानी कोका दुयो दशम बोलते जाइए, पकानी कोका दुयो दशम। समझ आ गया। अब इसका एक एक बार इंप्लीमेंट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अभी आपको कंफ्यूजन होगा नी से क्या होगा, जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? 52 से, खत्म हो जाएगा 61। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अनुच्छेद में राष्ट्रपति खत्म। 52 से 61 स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। भैया ये कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है, जिसे शॉर्टकट में यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये किसके समान है? ब्रिटेन की महारानी के समान। वहाँ की जो महारानी है उनके समान है। देखिए अंग्रेज वगैरह में ना महिला होशियार होती हैं सब, अंग्रेजों में लड़कवा बोंक होता है सब, पूरा भोदा होता है सब, किसी काम का नहीं। और इंडिया में ना ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अब महिलाओं को हम कुछ बोले थोड़े, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि उल्टा हो जाता है, ध्यान से समझिए। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? भारत के राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में। ये किस देश के समान है? तो ब्रिटेन के समान है। ये कुछ काम हम नहीं करते हैं। अनुच्छेद 53 देखिए, 53 आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका इंग्लिश में क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव। देखिए अब यहाँ बबुआ से ध्यान से समझिएगा। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप का होता है। एक होता है वास्तविक, वास्तविक को बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है। और एक होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली, बस ऑफिशियली।
तो हमारे देश में कार्यपालिका बोले तो काम करने की क्षमता, इच्छा। मोदी जी चाहें जीएसटी पास हो गया, मोदी जी कह देते तो अमित शाह का दम था जो 370 ले आ देते या फिर हटा देते, या फिर एनआरसी या सीए, सारा चीज प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है। तो रियल में, इन रियल जो होता है ये किसके पास होता है? पीएम के पास होता है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो रियली में होता है प्राइम मिनिस्टर के पास में, लेकिन राष्ट्रपति आखिरी में उसमें साइन कर देते हैं। तो ऑफिशियली कब वो नियम लागू होता है? जैसे देखिए अमित शाह ने 370 हटाया लोकसभा से, राज्यसभा से, क्या हटा? जैसे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया हट गया यहां पर। चलिए ध्यान से समझिए। तो ऑफिशियली पावर जो होता है वो किसके पास, सॉरी रियल में जितना पावर है वो किसके पास होता है? रियल का जितना पावर है वो होता है आपका वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास में। लेकिन जो भी औपचारिक चीजें होती हैं, औपचारिक क्षमता जो होती है वो किसके पास होती है? आपका राष्ट्रपति के पास में। बाहर जाइए अभी लोग अभी कुछ काम नहीं होगा, हो गया, अभी क्लास के बाद ही कुछ होगा। अभी 1 घंटा और क्लास चलेगा, उसके बाद कोई भी टेक्निकल टीम देखेंगे लोग। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब आपको इतना तो कंफर्म पता हो गया कि देश में जितने भी काम होते हैं उसका जो रियल पावर किसके पास होता है? रियल क्षमता होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का ओरिजिनल यानी औपचारिक शक्ति होती है, मतलब काम के लिए, मतलब केवल नाम के लिए, वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में। तो यही बात बोला गया 53 में कि देश की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन वो शक्तियां औपचारिक हैं, मतलब ऑफिशियली बस उसका नाम दे दिया गया, बट रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। देश में राष्ट्रपति की क्षमता उतनी है जितनी देश में घर में फूफा जी है। तो राष्ट्रपति के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? फूफा, फूफा जी, समझा गया? और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति साहब की इतनी ही क्षमता है। कितनी क्षमता है? फूफा जी के बराबर क्षमता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। सबसे भयंकर दिक्कत होता है निर्वाचन में, इलेक्ट्रोल उसका इलेक्शन में। पकानी कोका 2.52 प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका का प्रधान यानी एग्जीक्यूटिव का चीफ होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल बबुआ 52 बता दिए थे, 53 बता दिए, अब 54 बता रहे हैं। आर्टिकल 54, ये क्या हो गया? आर्टिकल 54 में क्या चीज बोला गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन। तो भैया राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन। ये अगर आप पढ़ लिए ना तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में क्या है भैया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहला 2-3 चीज समझिए। पहला चीज कि इन राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन कराएंगे? निर्वाचन आयोग। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इनका निर्वाचन कराते हैं। इनका निर्वाचन कैसे होता है? वोट कौन डालता है? तो इनका निर्वाचन के लिए एक होता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल को क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कमिटी। इलेक्टोरल कमिटी, इलेक्टोरल कमिटी कहिए, इलेक्टोरल कहिए, एक ही बात होता है। निर्वाचक मंडल यानी हम लोग क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? नहीं लेंगे भैया, वही लोग लेंगे जो इस निर्वाचक मंडल में है। तो हम ये यही निपटा देते हैं कि कौन कौन है इस निर्वाचक मंडल में। तो देखो भैया कौन कौन है, देखिए पहले यहां समझिए फिगर के हिसाब से। जो देश होता है ना, इस देश को चलाने के लिए एक संसद होता है। क्या होता है? संसद। यही इस देश के लिए कानून बनाता है। इसके 2 हिस्सा होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। वैसे ही जो राज्य होता है, स्टेट, इसे चलाने के लिए विधान मंडल होते हैं। विधान मंडल, इस विधान मंडल में भी 2 हिस्सा होता है, 2 कमरे होते हैं। विधान मंडल एक घर का नाम है, संसद एक घर का नाम है। इस घर में 2 कमरे, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से राज्य को चलाने के लिए विधान मंडल होते हैं, इसमें भी 2 कमरे। एक का नाम है आपका विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। ठीक है, 2 चीजें होते हैं, एक यहां हो गया सभा, इधर हो गया विधान परिषद। समझिए, राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन में, किसमें? राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, ठीक है, विधानसभा भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती है।
विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अब बात सवाल ये हो गया कि ससुरा इसको साइड क्यों किया, कुछ ना कुछ सोच के किया होगा कि नहीं, आखिर विधान परिषद को क्यों साइड किया। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जितने राज्य हैं उन राज्य में से केवल 7 ही ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। तब ये एक बात बताइए, अगर संविधान में कह देगा कि विधान परिषद भी भाग लेगा तो ये 7 ही राज्य आ पाएंगे, बाकी के राज्य नहीं आ पाएंगे, तो ये तो एक पक्षपात हो जाएगा। तो कहा गया है कि जब पूरे राज्यों में, पूरे देश के हर एक स्टेट में जिस दिन विधान परिषद आ जाएगा, देखिए अब आप लोग कंफ्यूज होंगे सर विधान परिषद क्या है, तो ये टॉपिक थोड़ी है, ये टॉपिक थोड़ी है संसद है, संसद जब आएगा तो पूरा बताएंगे, ये आएगा तो पूरा बताएंगे। अभी राष्ट्रपति है, मेन फोकस आप राष्ट्रपति पे रखिए। विधानसभा, बिहार में विधान परिषद है, यूपी में भी है, समझ में गए, झारखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में था, वहाँ पे तोड़ ताड़ दिया अलग से, तो यहाँ पे इन्हीं राज्यों में विधान परिषद है। तो आप बताइए संविधान वालों ने क्या गलत कर दिया, क्या गलत किया कि उन्होंने कह दिया कि भैया विधान परिषद जो है वो भाग नहीं ले सकती है। कुछ गलत किया? नहीं गलत किया। यहाँ पर क्यों नहीं गलत किया? क्योंकि उन्हें पता है भैया कि विधान परिषद जो है वो केवल और केवल कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। जिस दिन 7 राज्य पूरे राज्य में आ जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा। तो आपसे यूपीएससी वगैरह में जब लिखिएगा तो ये नोट करके जरूर लिख दीजिएगा कि विधान परिषद को अनुमति नहीं है इलेक्टोरल कमिटी में, निर्वाचक मंडल में, क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। जब आ जाएगा तो लागू कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वहां से दिल्ली से लोकसभा, राज्यसभा, और हर एक राज्यों से विधानसभा। अब हर एक राज्य में विधानसभा है। इसके अलावा 2 और ऐसे भी कई राज्य हैं जहां पे विधानसभा है लेकिन वो केंद्र शासित है। जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित होने के बावजूद वहां विधानसभा है, दिल्ली केंद्र शासित होने के बावजूद वहां विधानसभा है, आपका पांडिचेरी केंद्र शासित होने के बावजूद विधानसभा। ये केंद्र शासित को अलग कंसेप्ट है, उसको समझाएंगे। यानी ओवरऑल में आप यही कह सकते हैं कि देश की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेती है। इसको इसलिए इसको क्यों हटाया गया समझ में आ गया। इसके अलावा एक बात बताइए, ये जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर देता है, मतलब उसे नॉमिनेट कर देता है कि आप विज्ञान में अच्छी रुचि रखते हो, समाज सेवा, मान लीजिए हमको नॉमिनेट कर दिए राज्यसभा में 12 को, और लोकसभा में भी 2 को मनोनीत कर देते हैं। मनोनीत का मतलब अपनी इच्छा अनुसार चुन देते हैं कि आप अच्छा आदमी हैं, आप भी इसमें आइए। आप सचिन तेंदुलकर का नाम डाल दिया गया था, रेखा जो हीरोइन है उसको नाम डाल दिया गया, बड़े बड़े लोग का नाम उसमें डाला गया है। जैसे आप कई बार जावेद अख्तर साहब, कई ऐसे ऐसे गायकार हो गए, कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, उनको राष्ट्रपति कहते हैं कि आइए आप भी यहाँ बैठिए और देश में भाग लीजिए। एक बात बताइए, अपने मन से सोचकर, ध्यान से सोचिएगा कि जिस राष्ट्रपति ने इस 12 को यहाँ चुनकर भेजा है बिना इलेक्शन के अपने मन से, और जो 2 एंग्लो इंडियन को इधर भेजा है, एंग्लो इंडियन को, अब आप कहेंगे एंग्लो इंडियन क्या है, अभी आगे समझाएंगे। तो ये अगर मान लीजिए जिस राष्ट्रपति ने इधर 12 को भेजा और इधर 2 को भेजा, वही राष्ट्रपति यदि अगली बार चुनाव में दोबारा उठ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति को दोबारा उठने का अधिकार है, दोबारा उठ जाए तो उसे देगा कि नहीं देगा ये अलग मैटर है, लेकिन ये ससुरे 12 जरूर उसी को देंगे, क्योंकि इन्होंने, उसी ने इसको लाया था संसद में, और ये भी लाएंगे। जैसे देखिए ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो गए, रंजन गोगोई साहब, उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुन दिया राज्यसभा के लिए। अगली बार अगर रामनाथ कोविंद फिर उठेंगे तो रंजन गोगोई ने कहेंगे भाई साहब आप ही तो हमको लाए थे, हम तो रिटायर हो गए थे, आप ही को वोट देंगे। तो संविधान वालों ने कहा कि ये पक्षपात हो जाएगा। क्यों पक्षपात हो जाएगा? कि अगर हम जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य का मतलब होता है जो भी मतलब उनके द्वारा नॉमिनेटेड है, उनको देंगे तो वही राष्ट्रपति दोबारा उठेगा, तो पक्षपात हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, कभी नहीं डालेंगे ये, और ये भी वोट नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिनका वोट हुआ है, नॉमिनेटेड लोग भाग नहीं देते हैं। तो आप बताइए, आप कैसे इसका जवाब दीजिएगा? तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, क्योंकि पक्षपात का डर हो जाता है। तो कौन कौन वोट देता है समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो एक क्वेश्चन बताइए फटाफट। अभी एंग्लो इंडियन समझा देते हैं क्या होता है एंग्लो इंडियन। एक क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्यसभा में फटाफट फटाफट आंसर देंगे। राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है?
14, 12, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा कि संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? संसद में बताइए तो, ओवरऑल संसद में, पार्लियामेंट में कितना है भैया? 275 बोल रहा है, 12 की जगह। मनोनयन कितना का? 275 का होता है। संसद में कितने का होता है? संसद में 14 का होता है। वेरी गुड। देखो बबुआ, संसद में 14 का होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में तो हो गया 12 और लोकसभा में हो गया 2 एंग्लो इंडियन, ये 2 समाज सेवी लोग, 4 लोग का मनोनयन होता है। हो गया। एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है? देखो भैया, जब देश गुलाम था ना, तो हमारे ऊपर केवल और केवल यूरोप वालों ने शासन किया। किसने शासन किया? यूरोप वालों ने। ध्यान से समझना बबुआ इसको। यूरोप से सबसे पहले आए सब पुर्तगाल वाले, आए सब डच वाले, आए सब हॉलैंड वाले, ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले, ससुरा दुनिया भर के कूद गया सब भारत में। यानी जितने आए सब कंपनियां जो विदेश से, वो यूरोप से आई सब। कोई क्या अमेरिका का हमारे यहाँ शासन किया? कोई नहीं किया। यानी जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो इनडायरेक्टली हम लोग किसके गुलाम थे भैया? यूरोप के। क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था, पांडिचेरी फ्रांस के अंडर में था, केरल का कुछ भाग डचों के अंडर में था, पूरा भारत ब्रिटेन के अंडर में था, फ्रांस के भी अंडर में था। तो ये लोग जब यहाँ शासन कर रहे थे, तो ये लोग भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते थे और उनके बच्चे भी होते थे। तो ये सिलसिला चलते आ रहा था। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो ये जितना चोट्टा यूरोपिया वाला था सब ना, ये भारतीय महिलाओं से शादी किया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, तो महिलाओं को, अब बच्चों को हिंदुस्तान में छोड़ के अपने अपने घर चला गया। जो पुर्तगाल का था पुर्तगाल चल गया, जो फ्रांस का था तो फ्रांस चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, अंग्रेजों से शादी हो जाती थी उनकी। अरे हिंदुस्तान में तो आज भी बबुआ, देख बबू तुमको बताते हैं, तो कितनों खतरनाक, मंगरैला की तरह भी अगर तुम काला है ना, सरकारी नौकरी हो जाएगा, तो तुमको आलिया भट्ट जैसी लड़की मिलेगी। आज भी यहाँ पर महिलाओं की शादी उनके माँ बाप ना लड़के की हैसियत देख के कर देते हैं, न कि लड़का कैसा है, उस लड़की को खुश रखेगा या नहीं, ये कोई नहीं देखता है। लड़कियों को बहुत भुगतना पड़ता है, इसलिए लड़कियों को भी कहते हैं नौकरी हो जाएगा तो ठीक है, ना तो बेलना चौकी लेके झूलते रहियो। तो उस वक्त भी यही होता था। लोग उस समय माँ बाप देखते थे, अरे भाई फिरंगी से शादी कर दो, गोरखा सबको फिरंगी बोलते थे सब, लड़कियां खुश रहेगी। तो वो छोड़ छाड़ के भाग गया सब। तो वैसे लड़का, वैसा हिंदुस्तानी जिसके बाप जो थे ना, वो क्या थे? यूरोपियन थे। अब आप समझ में आ गया? एंग्लो इंडियन में केवल उसी को शामिल किया जाता है जो यूरोप का हो और वो भारतीय महिला से शादी किया हो, और उस भारतीय महिला से जो उत्पन्न संतान है वो क्या कहलाएगी? एंग्लो इंडियन कहलाएगी। किसी को दिक्कत? कोई को राहुल गांधी को एंग्लो इंडियन कहेगा, भाई वो इंडियन है, कानून के हिसाब से वो इंडियन है। क्योंकि सोनिया गांधी ने जब राजीव गांधी से शादी किया, तो उसने इटली की नागरिकता को त्याग दिया और उसने भारत की नागरिकता को ले लिया। इस हिसाब से वो भारत की नागरिक है, और उसका बेटा राहुल गांधी वो भी भारत का नागरिक है कानूनी हिसाब से। समझ में आ गया? अब बताइए, एंग्लो इंडियन में क्या अमेरिका या कुछ कहता है कि सर एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ना कि वैसा लड़का जिसके पिताजी विदेश के थे। रे पकड़ो, विदेश के थोड़े, यूरोप के थे, यूरोप के। क्यों यूरोप को रखा गया? कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? आगे पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 331 पढ़ाएंगे ना, 331, 32, 33, तो वहाँ इसका एंग्लो इंडियन की चर्चा है। तो बताइए, तो अब तो आप समझ गए आगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है भैया? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये भाग लेती है। कौन नहीं लेता है? विधान परिषद नहीं लेगी। एंग्लो इंडियन भाग लेंगे? नहीं लेंगे। हम 2 को लिख देते हैं, एंग्लो इंडियन भाग नहीं देंगे। 12 मनोनीत सदस्य लेंगे? भाग नहीं लेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हो गया, आगे बढ़े। अब इसमें तीसरा चीज समझिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ये सिंपल है। इनडायरेक्ट कैसे? देखिए, हम चुनते हैं अपने यहाँ के सांसद को। समझ में आ गया? आप जिस जगह के होंगे वहां के सांसदों को चुने होंगे। बनारस के लोगों ने सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना है। कोटा के, राजस्थान के कोटा के लोगों ने अपने सांसद के रूप में ओम बिरला जी को चुना है। वैसे ही हर जगह के अलग अलग, आप लोग को भी पता होगा आप कहाँ के सांसद को किसने चुना है। समझ में आ गया कि नहीं? पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी को लोगों ने चुना है। अब जो जहाँ के सांसद हैं आपने चुन दिया, आपने उन्हें चुना, और जाके चुन देगा सब राष्ट्रपति को। ये बताइए, आप तो चुने हैं उसको, और कहा से कि आ बबुआ तू रहो, हम तेरे लिए राष्ट्रपति चुन के ले आते हैं।
तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट, प्रधानमंत्री का, लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट। हम वोट दे के जाते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फलाना की सरकार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब की बार यमराज की सरकार, जिसकी भी सरकार लानी है आप ला सकते हैं, डायरेक्ट देते हैं। कभी बोले हैं अब की बार रामनाथ कोविंद की सरकार, अगले दिन पता चलता है भाई राष्ट्रपति तो रामनाथ कोविंद हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में पढ़ा रहे थे, अचानक फ़ोन किए अटल बिहारी वाजपेयी कि कलाम साहब 5 मिनट समय है, आप हमें आपसे बात करना है। क्योंकि पता था उनको कि ये शिक्षक व्यक्ति हमेशा पढ़ाते रहते हैं, तो कहें कि हम तो क्लास ले रहे हैं, हम आपको 10 मिनट बाद कॉल करेंगे। सोचिए अब्दुल कलाम को कि देश का प्रधानमंत्री उनको फोन कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हम 10 मिनट बाद आपके कॉल को रिसीव करेंगे क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको। ऐसे ही कोई अब्दुल कलाम की इज्जत नहीं करता है बाबू। तो अब बताइए, और अटल बिहारी वाजपेयी भी देखिए कितने अच्छे थे, वरना आज का प्रधानमंत्री अगर फोन करेगा आपको कह देंगे कि हम 5 मिनट बाद बंद करेंगे, सोचो सीबीआई जांच लगा देगा, इनकाउंटरे करा देगा, है कि नहीं आपको। लेकिन वो भी बेचारे कितने सम्मानित थे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री होकर अहंकार नहीं किया कि चलो भाई पढ़ा रहे हो। जब वो निकले तो कॉल बैक किए, तो इन्होंने कहा, ये गुस्सा हो जाते हैं कि क्या समझे आपने, बड़ बड़का वैज्ञानिक बन गए, हमारा कॉल को कहते हैं 10 मिनट बात करेंगे। तो बेचारे बहुत श्रद्धा से कहें कि अब्दुल कलाम साहब हम आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। तो पूछे क्या कहने चाहे, तो हम आपको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। तो अब्दुल कलाम कह रहे हैं हम आज मुखिया का चुनाव ना लड़े हैं, आप हमारा राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या चीज़ होते हैं भैया, कार्यपालिका के क्या होते हैं, वास्तविक तो होते नहीं, औपचारिक प्रधान होते हैं, हम आपको बनाते हैं, आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिए। तो कहे कि हम वोट नहीं मांग सकते हैं, जिंदगी भर हमने पढ़ा, अध्ययन और अध्यापन का काम किया, हमसे ये होगा ही नहीं कि घूम घूम के लोकसभा के लोगों को कहें हमारा वोट दीजिए, राज्यसभा हमारा वोट दीजिए, विधानसभा हमारा वोट दीजिए, हमरा से ना हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप विश्वास कीजिए मुझ पर, मेरी उम्र हो गई 70 साल राजनीति करते करते, आपको एक बार भी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम बहुमत से जीतेंगे। और वही हुआ भी। आज भी अगर राष्ट्रपति अब आज भी अगर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए पृथ्वी पर दोबारा और एपीजे अब्दुल कलाम आ जाए, फिर वोट दे देगा आदमी। क्योंकि हम लोग वो खुशनसीब से हैं जिन्होंने एक साथ राष्ट्रपति के रूप में इतने योग्य अटल बिहारी वाजपेयी और इतने योग्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों देखा। आप समझ रहे हैं अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ रहे हैं। जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, इनडायरेक्ट वोट दिया जाता है। हमने चुना है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को, ये लोग जाके चुन देते हैं राष्ट्रपति को, इसे ही कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ में? चौथा समझिए, इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, इसे कहते हैं प्रिफरेबल वोट। ये हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल, इसे कहते हैं प्रिफरेबल वोट। अब ये अजीब चीज है, यही सबसे बड़ा का दिक्कत करता है। ये समझना बहुत जरूरी है, इसको हम समझा देते हैं आपको। चलिए सिंगल ट्रांसफरेबल समझा देते हैं, एकल संक्रमणीय। देखिए बाबू, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अनुपातिक प्रणाली क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा एकल संक्रमणीय क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले बबुआ हम दोनों लिख देते हैं, एकल संक्रमणीय बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल और अनुपातिक बोले तो प्रिफरेबल वोट। इसके लिए अलग से पन्ना लेना पड़ेगा। चलिए समझाते हैं, अनुपातिक पद्धति समझा देते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में आपको सबको वोट देना पड़ता है, जितने लोग खड़े रहेंगे। मान लिया कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है, ये 3 आदमी चुनाव में खड़े हो गए। समझ आ गया? अब यहाँ जो बात आती है प्रिफरेबल वोट, तो हम लोग जितना वोट डालते हैं वो सिंगल बैलेट होता है। जैसे मान लीजिए चुनाव में 4 आदमी उठे हैं तो किसी एक को वोट डालिए। ये क्या कि मुखिया के चुनाव में ले शुक्ला जी को भी दे, मिश्रा जी को, यादव जी भी उठे हैं का, इन्हों को दे दो, अरे हमारे चाचा भी उठे इन्हों को दे दो, सबको वोट दे देंगे, सबका वोट बोगस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो वोट डालते हैं वो सिंगल बैलेट वोट डालते हैं।
जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट डाला जाता है वो वोट होता है प्रीफरेबल वोट। प्रीफरेबल वोट कैसे है भैया, समझिए। अनुपातिक पद्धति या प्रीफरेबल वोट, जैसे किसी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में यदि वोट डालना है तो वो एक सीक्वेंस से डालता है कि हमको सबसे बेहतरीन इसमें कौन पसंद है, सबसे बेहतरीन कौन इसमें पसंद है, उसी आधार पर हम लोग वोट डालते हैं। जैसे मान लिया कि सांसद जी गए वोट डालने, उनको लगा कि नहीं हमको ए वाला पसंद नहीं है, हमको सबसे अच्छा लगता है बी वाला, तो बी वाले को कहेंगे हम इनको 1 नंबर डालते हैं और उसके बाद चल जाएंगे, हो गया। तो वो फिर चुनाव आयोग पकड़ के रहेगा, इधर इधर तो खान सर नहीं पढ़ाए हैं, तो कहेगा कौन चीज, तो यहाँ अनुपातिक पद्धति प्रीफरेबल, तोरा सबको वोट डालना है, सबको वोट डालना है, तो 1 नंबर तो तू चुन दिया, और 2 नंबर किसको रखता है, कहेंगे 2 नंबर पे हम इनको रखेंगे कि हम चाहते हैं कि ये जीते और अगर ये ना जीते तो ये जीते। इसी को कहते हैं प्रीफरेंस। नहीं सुनते हैं, प्रीफरेंस दिया जाता है। आप लोग का भी नौकरी हो जाएगा ना तो ब्याह के लिए इतना फोटो आएगा और उसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, इतना फोटो आएगा। और नौकरी नहीं आएगा ना तो 2 फोटो आएगा और कहेगा 1 इज कंपलसरी, कोनो एगो सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। अब देखिएगा कोने के दांत कम फेंक ले है वहाँ पे, इसलिए नौकरी कर लीजिए आप लोग ज़्यादा अच्छा। और उसके बाद इनको वोट दीजिए 3 नंबर पे। मतलब ये जो भाई साहब ने वोट दिया, ये चाहते हैं ये जीते, अगर ये ना जीते तो ये जीते, ये ना जीते तो ये जीते। अब अगला आदमी वोट डालने आएगा, अगला आदमी ने कहा हम ये पसंद नहीं है, हमको ये 1 नंबर पे पसंद है, ये 2 नंबर पे पसंद है। अब मान लीजिए इसमें किसी ने कह दिया कि भाई हमको ये फालतू आदमी लगता है, ये ठीक नहीं है, हमरा ये ठीक है और हम इनको 2 नंबर पे देंगे। कोई आ गया कह दिया कि भाई साहब हमको, हम क्या काम, हम एक काम करते हैं, हमको ये 2 नंबर इनको दे देते हैं और 1 नंबर इनको दे देते हैं, 3 नंबर पे इनको भेज देते हैं। ऐसे करते करते वोटिंग चलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफरेबल वोट। प्रीफरेबल वोट बोले तो अनुपातिक पद्धति, 1 अनुपात में आपको वोट डालना है। आगे जाएंगे तो फिर किसी ने कहा कि भैया हम इनको 1 वोट दे देते हैं, इनको दे देते हैं, हम इनको 3 नंबर पे भेज देते हैं और इनको 2 नंबर पे भेज देते हैं। अब समझ में आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं प्रीफरेबल वोट। अब आगे समझा देते हैं एकल संक्रमणी क्या होता है। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मतलब वोटिंग को मान के चलिए अब भाई सब लोग वोट देते हैं, तो हम चुनाव आयोग थोड़े हैं कि पूरा वोट देंगे, समझाने के लिए बता रहे। अब चलिए गिनिए कि इसमें जीता कौन। ए वाले भाई साहब को 1 नंबर पे कितने लोगों ने रखा, 1 लोग। बी वाले भाई साहब को 2 लोगों ने रखा, चलिए इनको 2 लोगों ने रखा। अब आप बताइए भाई जीता कौन, कौन जीतेगा? आप तो कहेंगे जा सर जी इहो को 2 लोगों ने पसंद किया, इन्हों को 2 लोगों ने पसंद किया, अब जीतेगा कौन? तो आप तो कोई नहीं जीतेगा। तो ये हो गई प्रथम चरण की मतगणना, फर्स्ट जो स्टेप था उसका मतगणना थी। तो आप बताइए बबुआ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक पद्धति में कैसे होता है, ये समझ में आ गया। हर एक पर्सन को वोट डालना है प्रेफरेंस के हिसाब से कि सबसे अच्छा कौन है। और जब वोटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा 1 नंबर पर किसको पसंद किया वही जीत गया है। अब लो ना भैया, ये तो सबसे पहले फेंका गए, ये तो फेंकाइए गए, हटा भैया तू फेंका गया वहां पे। अब इसमें इसको किसको वोट दीजिएगा, लफड़ा हो गया ससुरा, दिक्कत हो गया यहाँ। अब बात आती है दूसरे चरण की मतगणना। दूसरे चरण की मतगणना, पहले चरण में कोई जीता है नहीं, अब दूसरे चरण में मतगणना में ये देखा जाएगा। अभी इसमें क्या गिना जाता था, फर्स्ट रैंक गिना जाता था। कौन सा रैंक, फर्स्ट रैंक, कि 1 नंबर पर किसको ज्यादा लोगों ने देखा। तो देखिए 1 2 लिख दिए 2। लेकिन दूसरे चरण की मतगणना में हम सेकंड रैंक गिनेंगे कि सेकंड नंबर पे ज्यादा किसको प्रीफरेंस दिया गया है, सेकंड नंबर पे। तो देखिए तो सेकंड नंबर पे किसको प्रीफरेंस दिया गया है, इनको सेकंड नंबर पे कितने लोगों ने रखा है, केवल 1 व्यक्ति सेकंड नंबर पे रखा है, तो सेकंड नंबर पे इसको रख दिया गया, हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको कितने लोगों ने रखा है, 2 लोगों ने रखा। इनको कितने लोगों ने रखा, 2 लोगों ने। अब बताइए भैया कौन जीता, आंसर दीजिए कौन जीता फटाफट, कौन जीत गया? सी इज विन, वेरी गुड, सी जीत गया। चलिए एगो लिख दिया, सी लिख दिया, सी जीत गया। अब क्वेश्चन है क्या, चौथी चरण की मतगणना में जीता रे बबुआ, पहली चरण में
चौथी चरण की मतगणना में जीता। फर्स्ट ऑर्डर में जीता कि सेकंड ऑर्डर में? चौथी चरण की मतगणना में जीत गया। सेकंड ऑर्डर में, हाँ तीसरे चरण में बोलते रहे बकलोल, 3 नंबर देखता है तुम। पहला चरण में 1 नंबर की काउंटिंग की जाती है, इसको 1 नंबर पे केवल 1 लोग रखा था। दूसरा चरण में ना जीता, हाँ चलिए दूसरे चरण में जीता। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग को पहले से पता है कि भारत में अब तक के राष्ट्रपति के चुनाव में मात्र एक ही ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके पहले चरण की मतगणना में वो नहीं जीत पाए थे, उनके लिए दूसरे चरण की मतगणना की थी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना हुई थी, बोलिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? आंसर देखते हैं, कौन से राष्ट्रपति के लिए दूसरे चरण की मतगणना का उपाय किया गया था? क्या क्या बता रहे हैं? कोई बीवी गिरी बता रहे हैं, कोई नीलम संजीवा रेड्डी बता रहे हैं। बीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, चौधरी चरण सिंह। चलिए अच्छा है, ट्विस्ट इसमें बहुत अच्छा है, छोड़ देते हैं, आप पता करके लाइएगा, ठीक है। अच्छा है, कम से कम आप लोग भी तो घर पे कुछ रिसर्च करते रहिए, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। अब आप बताएंगे, ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपको राष्ट्रपति का अनुपातिक पद्धति समझ गया, प्रथम और द्वितीय। मान लीजिए यहां भी बराबर हो जाता, सपोज कीजिए यहां भी बराबर होता, तब कौन जीतता? देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। अगर मान लीजिए दूसरे चरण में बराबर हो जाता तो तीसरे चरण में कौन जीतता? हम देखते हैं कौन बता सकता है। अगर बराबर हो जाता, सपोज बराबर हो जाता तो कौन जीतता? फटाफट बताइए कौन जीतता तीसरे चरण में? फटाफट फटाफट, तीसरे चरण में कौन जीतता अगर बराबर हो जाता तो? एबीसी में कौन जीतता? फटाफट, तीसरे चरण में कौन जीतता? बकलुआ खान साहब बोल रहा है, वेरी गुड। तीसरे चरण में बबुआ बी वाला जीत जाता। देखो ना यहाँ पे 3 नंबर पे 2 गो पसंद किया से, 1 गो 2 गो, एक 3 नंबर पे ये पसंद किया, बुझलो। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण कौन सी होलो? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अनुपातिक पद्धति समझ में आ गया? अब बच गया कौन सी? एकल संक्रमणीय। ये कौन सी होता है? एकल संक्रमणीय उसे कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो पहले चरण में फेंका गया। कौन फेंकाया इसमें? पहला चरण में, पहले चरण में इसको कौन फेंका गया? पहले चरण में फेंका गया व्यक्ति नंबर ए। तो जो एकल संक्रमणीय होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, ये क्या चीज होता है सिंगल ट्रांसफरेबल? देखिए क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल, कि वैसा उम्मीदवार जो पहले चरण की मतगणना में फेंका गया है, इसके सारे वोटों को लेकर, इसके वोटों को लेकर जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनमें बांट दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय। यानी एगो का लेके इन सब में हौड़ दीजिए, संक्रमणित कर दीजिए, उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय वैसी व्यवस्था है जिसमें जो पहले चरण में फेंका गया व्यक्ति है उसके वोट को लेकर दूसरे को मिला दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इससे फायदा कौन सी होगा मिला देंगे? तो फायदा यही होगा कि जो हारा है तो तुम बाहर जाओ भैया, तुम्हारे जीतने की संभावना नहीं है, और जो जीतेगा वो एक अच्छे खासे वोट से जीतेगा ताकि उसे बहुमत अच्छा खासा दिखाई दे। समझ में आया कि नहीं? बस इसी को ध्यान में रख के इसे मिला दिया गया, बाकी कोई चीजें नहीं है। तो देखिए, वरीयता क्रम में वोट डालने की क्रिया को प्रिफरेबल या अनुपातिक पद्धति कहते हैं। आप समझ में आ गया आप लोग को? मतगणना कितने चरणों में होती है भैया? कितने भी चरण में जा सकती है। मैक्सिमम कितने चरण हो सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? मतगणना के मैक्सिमम कितने चरण हो सकते हैं? क्या यहां चौथा चरण पॉसिबल है? सोच के देखो भाई, पॉलिटी भी फिजिक्स की तरफ पढ़िए, सोच सोच के। क्या इसमें चौथा चरण पॉसिबल है? कौन बोलता है हाँ या ना? देखिए, चौथा चरण पॉसिबल है क्या? इसमें चौथा चरण पॉसिबल है? कौन बोल दिया भैया यस? भैया चौथा चरण में कौन सी का गिनती कीजिएगा आप? तीसरा चरण में कोई ना कोई जीत ही जाएगा, फिर बचेगा कौन? चौथा नंबर पे वोट किसको डालेंगे? नहीं पॉसिबल है भैया, चौथा चरण नहीं पॉसिबल है, यस मत बोलिए। तो इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए रे बाबू कि चरणों की संख्या जो होती है वो उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड करता है। यानी अगर 10 गो उम्मीदवार उठेगा तो 10 चरण की मतगणना की संभावना हो सकती है, हालांकि जीत जाते हैं से पहले चरण में। तो बताइए, तो आप बताइए, अगर मान लीजिए कि 7 गो उम्मीदवार उठे हैं तो चरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 उम्मीदवार में चरणों की संख्या 7 अगर उम्मीदवार उठे हैं तो कितने हो सकते हैं?
7 उम्मीदवार में 7 चरण, 8 उम्मीदवार में 8 चरण, यहाँ 3 उम्मीदवार थे 3 चरण हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एकल संक्रमण, अरे बच्चा का चीज होता है जी एकल संक्रमणी। एकल संक्रमणी का मतलब क्या हो गया? जो कम वोट पाया उसका छीन के बाकी जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उसमें बराबर बराबर बांट दीजिए, हो गया एकल संक्रमणी हो गया। अनुपातिक पद्धति यानी प्रिफरेबल का मतलब क्या होगा? ठुकू ठुकू वोट दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब प्रथम चरण द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में 1 नंबर की रैंकिंग गिनिए, द्वितीय चरण में 2 नंबर की, तृतीय चरण में 3 नंबर की, चतुर्थ चरण में 4 नंबर की रैंकिंग गिनिए। टोटल चरणों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या के बराबर हो जाती है। समझ में आ गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ आते हैं वापस। भाग 5 में किसकी चर्चा है? संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। अनुच्छेद 52 से 53 तक शुरू होता है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की महारानी के समान है, औपचारिक। क से कार्यपालिका का प्रधान, एग्जीक्यूटिव का जो चीफ होता है, लेकिन वो रियल चीफ कौन होता है? कार्य आदि मतलब वास्तविक रूप से शक्ति किसके पास होती है? पीएम साहब के पास होती है। लेकिन औपचारिक रूप से इसे नॉर्मली भाई ऑफिशियली खाली मोहर मार दीजिए, कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी किसके समान है? फूफा के समान है। समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रपति जी किसके समान है? फूफा के समान है। आगे बढ़े। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किसमें? 54 में। राष्ट्रपति का इलेक्शन 54 में है। 54 में इलेक्शन। अब तो याद हो जाएगा ना जी, बड़ी अभी इलेक्शन में बड़ी कुछ पढ़ना है आपको, अभी खत्म कहाँ हुआ इलेक्शन। 54 में इलेक्शन या निर्वाचन होता है। निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। चलिए, निर्वाचन कौन करता है? तो एक निर्वाचक मंडल करता है, इलेक्टोरल कमेटी करती है। उस कमेटी में हम शामिल हैं? नहीं है। कौन कौन है? 3 आदमी है, 3 आदमी नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है। विधान परिषद एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य नहीं है। लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 2। राज्यसभा में 12। ओवरऑल संसद में 14। एंग्लो इंडियन क्या अफ्रीका के बाप से पैदा हुआ व्यक्ति एंग्लो इंडियन है? नहीं, केवल यूरोपीय व्यक्ति होता है। और क्या कंसेप्ट है इसके पीछे समझा दिए, क्योंकि यूरोपीय वाले ने हमारे पर शासन किया था। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो हो ही गया। निर्वाचक मंडल में एकल संक्रमणी है, जो कम वोट पाया पहले चरण में फेंकाया उसका दोनों में बांट दीजिए। अनुपातिक सबको वोट डालिए। चरणों की मतगणना हो गई यहाँ पे। अब वोट का वैल्यू क्या होता है? अब आप सुने होंगे कि रामनाथ कोविंद को 8 लाख वोट मिल गया। ये कैसे हो गया? बैटरी चेंज कीजिए जी थोड़ा। चलिए, आप समझ गए? आगे समझ में गए? बाप रे बाप, बोलिए हम आप गए हैं समझाते समझाते। असल में ना ऑनलाइन हुआ में समझो में नहीं आता है कि आप समझे कि नहीं। ऑफलाइन में तो हो हल्ला कर देता था। हाँ सर समझ गए समझ गए, मजा आ गया, बढ़िया है। कितने लोग को समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया तब आगे बढ़ाएंगे कि एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है। सोचो संसद में तो कितना बैठा है सर? लोकसभा में 545 बैठा है सर, राज्यसभा में 245 बैठा है। और वोट पाता है सर 8 लाख 7 लाख। इतना वोट कैसे पा जाता है सब? आखिर इतना वोट आ कैसे गया इन लोग के पास? तो ये सब भी समझना आप लोग के लिए जरूरी है। आप पॉलिटी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं ना, तभी आपको अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टेड चीज होता है पॉलिटी। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझिए, एकदम कैसे जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब से ऐसा पढ़िए ना कि आप मन में इतना सोचिए कि जब पॉलिटी खत्म होगा ना तो भीम अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को जाके आदमी क्या देगा? इंटरव्यू देगा कि पूछिए। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे कि एक एमपी का वोट कितना होता है, एक एमएलए का वोट कितना होता है। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वोट की वैल्यू कितनी होती है, कैसे इस वोट की वैल्यू को निकाला जाता है। और राष्ट्रपति साहब का क्या चीज? कोटा होता है। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? यहाँ देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लिए हैं, कल कोटा देख लेंगे और उसके बाद से फिर क्या देख लेंगे? कार्यकाल। धीरे धीरे ये सब खत्म कर देंगे। 1 हफ्ता लगेगा राष्ट्रपति को खत्म होने में, क्योंकि देख रहे हैं ना, आपको तो लग रहा था कि छोटा सा अनुच्छेद है निर्वाचन। अब क्वेश्चन बताइए, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है? जो हम आपसे पूछते हैं, राष्ट्रपति साहब जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, इनका क्या होता है? एक होती है नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या इनका नियुक्ति होता है या फिर इनका निर्वाचन होता है? इलेक्शन। राष्ट्रपति साहब का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और प्रधानमंत्री का क्या होती है? नियुक्ति होती है। आपको पता है हम लोग प्रधानमंत्री का वोट नहीं डालते हैं, हम लोग एमपी का वोट डालते हैं। और अगर जिसमें से 273 एमपी ने जिसे नियुक्त कर दिया कि भैया आप ही प्रधानमंत्री होइए, वही हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो गलती से भी मत मारिएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। कभी सुने प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ? लोकसभा का चुनाव होता है।
इसलिए थोड़ी थोड़ी गलती करके आ जाते हैं आप लोग। राष्ट्रपति साहब क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे बताइए ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राष्ट्रपति एक्चुअली देखिए प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होते, वो चयनित किए जाते हैं। चयनित में, नियुक्ति में और निर्वाचन में अंतर होता है, वो धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप लोग। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होता है और प्रधानमंत्री चयनित होते हैं, चयन कर लिया जाता है। ये सब आगे थोड़ा थोड़ा टिपिकल टर्म्स है, सब आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो नापी है 2 गज जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। समझ में आ गया? अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग उसी तरह से जैसे आज बताएं। राष्ट्रपति को कल और अच्छे से बताएंगे। इसके बीच आपका होमवर्क रहा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति साहब थे जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।